नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम एनसीईआरटी से ज्योग्राफी पढ़ेंगे और 1 बाय 1 एक एक करके क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटी हम लोग खत्म करेंगे। इस सीरीज में क्लास 6 एनसीईआरटी को हम फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके 8 चैप्टर थे और सभी चैप्टर्स को हमने अच्छे से कवर किया है। अगर अभी तक का आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं क्लास 6 के, तो आप प्लीज़ उनको जाकर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियोस आएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा। आपको उन वीडियोस का पता तभी लग पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी, और क्लास 7 के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग किताबों में, या अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो अलग अलग डोमेन में अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। इनमें से कुछ परिभाषाएं आपको समझ में आएगी और कुछ परिभाषाएं आपको समझ में नहीं भी आएगी। लेकिन हमको परिभाषा पे नहीं जाना है, हमको कॉन्सेप्ट पे जाना है कि एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, एनवायरनमेंट एक्चुअल में है क्या, और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। परिभाषा याद कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेफिनेशन को रटने का कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए और एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, यही हमारा पर्पज है और यही हमारा मकसद है। तो चलिए सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एनवायरनमेंट समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हुई है एनवायरनमेंट के बारे में, उनको आप पढ़ लीजिए। द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर that surround any living organism is called environment। चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। अपने आप को आप इमेजिन कीजिए, जहां पर भी आप हैं, किसी भी जगह पर आप वहां पर खड़े हो जाइए बीच में, और आप अपने चारों तरफ देखिए। आपके चारों तरफ मकान होंगे, दुकान होगी, सड़कें होंगी, आपके चारों तरफ हवा चल रही होगी। वहां पे धूप भी हो सकती है, वहां पे बारिश भी हो सकती है, ठीक है। वहां पे कोई तालाब भी हो सकता है, कुछ लोग आपसे बातें कर रहे होंगे, कोई साइड में गाड़ी चला रहा होगा, कोई रोड पे जा रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, ठीक है। तो आपके चारों तरफ ये जो चीजें आप देख रहे हैं, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग और नॉन लिविंग, ये आई होप आपको पहले से पता होगा लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। तो अगर आप बीच में खड़े हुए हैं, कहीं पर भी आप हैं, वहीं पे या कहीं भी बैठे हुए हैं आप, उसके चारों तरफ आप एक बार अपनी नजर घुमाइए और चारों तरफ देखिए। जितनी भी लिविंग चीजें वहां पर हैं और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें वहां पर हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे वो ह्यूमन मेड हो, इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है एनवायरनमेंट। इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण हिंदी में इसको बोलते हैं। इससे सिंपल डेफिनेशन और कुछ नहीं हो नहीं सकती। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि एनवायरनमेंट एक्चुअली होता क्या है। ये एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बीच में हैं, जैसे मैं तो आपको अपना एग्जांपल दे रहा था ह्यूमंस का, इसमें और भी एनिमल्स हो सकते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके चारों तरफ बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, उसी को हम कहते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट। आप एक एग्जांपल लीजिए, पार्क में घूमने जाते हैं, आप पार्क में खड़े हैं, पार्क में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे लोग वहां पे टहल रहे हैं, बहुत सारे वहां पे पक्षी हैं,
बहुत सारे जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पास में एक झील भी है, जिस रोड से आप गए हैं वो रोड भी है, वहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो फर्ज कीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी हैं जो कि लिविंग थिंग्स में आएंगे। वहाँ पे बहुत अच्छी कोई कलाकृति बनी हुई हो सकती है, ह्यूमन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं उसका एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। बायोटिक एंड अबायोटिक। अभी मैंने आपको सब समझाया था कि बायोटिक तो होता है आपका लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। यानी अबायोटिक होता है लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है इसका एग्जांपल देखिए। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे पिछले चैप्टर्स में क्लास 6 एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीजें किस में आती हैं? नॉन लिविंग यानी अबायोटिक में आती है, नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। और लिथोस्फेयर में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। लिथोस्फेयर में पहाड़ भी होते हैं, लिथोस्फेयर में प्लेटू भी आता है, लिथोस्फेयर में आपकी जो ऊपरी क्रस्ट है वो ये लिथोस्फेयर में आता है। हाइड्रोस्फेयर में आपका नदी हो सकती है, हाइड्रोस्फेयर में आपकी कोई पॉन्ड हो सकता है, तालाब हो सकता है, ओशंस आते हैं लिथो हाइड्रोस्फेयर में। एंड एटमॉस्फेयर में आपका जो वायु है वो एटमॉस्फेयर में आती है। विंड हो सकती है, इसमें बहुत तेज तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, तो ये सब इसमें आती है। लिविंग अबायोटिक में, नॉन लिविंग्स में सन रेज यानी सूरज, ये नॉन लिविंग में आता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? नॉन लिविंग या अबायोटिक। तो ये चीजें, इनसे आप और भी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं तो वो अबायोटिक हो जाएगा। अब बात करते हैं बायोटिक की। बायोटिक में आता है क्या? लिविंग थिंग्स है, इसमें आपका मैन है, मैन वुमन या ह्यूमन आप कह लीजिए, इन दोनों को मिला के ह्यूमंस। उसके बाद में प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स इसमें आएगा, ह्यूमंस इसमें आएंगे। जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया भी इसमें आएंगे, या जितने हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किस में आएंगे? बायोटिक में आएंगे। आई होप बायोटिक एंड अबायोटिक आपको समझ में आया होगा। यानी बायोटिक लिविंग, द वर्ल्ड यानी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनका संसार होता है, और अबायोटिक जो है वो जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनकी दुनिया होती है एक तरह से, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और बायोटिक अबायोटिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये इसका कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, यानी एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक चीज़ें भी आएंगी और एबायोटिक चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन एक्टिविटीज एंड क्रिएशन अमंग द पार्टिसिपेंट्स। जैसे अभी मैं आपको इमेजिन करवा रहा था कि अगर आप एक पार्क में खड़े हुए हैं तो आप अपने चारों तरफ देखिए, आपके चारों तरफ फ्लावर्स होंगे, एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, पॉन्ड यानी रिवर हो सकती है आसपास से निकल रही, ठीक है। आपके आसपास बिल्डिंग होंगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो सकती है, या बारिश हो सकती है, सर्दी हो सकती है। तो आपके चारों तरफ ये जो चीज़ें हैं, इन सब से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप इनको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं किसी बहुत अच्छे पार्क में आप जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, लोग टहल रहे, घूम रहे हैं, तो आप उस पार्क के अंदर जाते ही बोलते हो वाह कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, यानी यहाँ का पर्यावरण कितना बढ़िया है। तो यानी जो इंटरेक्शन है आपका उन सब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के की तरफ, वो उसी को हम कहते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला फोटो आप देख लीजिए।
इसमें बताया गया है पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं। देखिए जैसे ये मनुष्य यानी मानव यहाँ पर है, तो उसका मनुष्य के साथ, मनुष्य का परिवार के साथ, फिर एक समुदाय यानी सिंगल एक आदमी हो गया, फिर फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे या मदर फादर रहते हैं तो उसको एक फैमिली बोलते हैं। और जब कई फैमिलीज आपस में मिल जाती हैं, इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ में, तो उसको कम्युनिटी या समुदाय बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सिंगल व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति का अपने खुद के परिवार के साथ इंटरेक्शन और उस पूरे परिवार का एक पूरी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन, यानी आप गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, तो एक व्यक्ति या एक परिवार अपने आसपास की चीज़ों पे इंटरडिपेंडेंट होता है, सामान के लिए, जीने के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, ठीक है, आने जाने के लिए। तो वो अपने आसपास की लिविंग चीज़ों पर भी और नॉन लिविंग चीज़ों पर भी डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं मानव यानी व्यक्ति का एनवायरनमेंट, इसलिए वो बनता है उसका एनवायरनमेंट। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, यानी ह्यूमन मानव का जो एनवायरनमेंट है वो तो मैंने आपको बताया दो चीज़ों से मिलकर बनता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बायोटिक और एबायोटिक, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग्स भी मैंने आपको समझा दिया और नॉन लिविंग्स क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये तो था मानव का अपने चारों तरफ या परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ में एक व्यक्ति का, एक ह्यूमन का, उनके साथ इंटरेक्शन और इन सभी का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यानी आदान प्रदान, यानी एक दूसरे पे उनकी निर्भरता, इसी को हम कहते हैं इनका एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमन मेड भी हो सकता है और ये प्राकृतिक भी हो सकता है। तो प्राकृतिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे स्थलमंडल यानी लिथोस्फेयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो ये चीजें किस में आती है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट या प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। अच्छा, दूसरा एक आता है सजीव या जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये वाटर है और यहाँ पर ये लैंड मान लीजिए आप, ये वाटर है, ये लैंड है और एयर तो हर जगह होती है। तो अगर आप इस तरह से एक पिरामिड बना दें जिसमें पानी भी इन्वॉल्व है, यानी उसमें पानी भी है और उसमें धरती भी इन्वॉल्व है और हवा तो हर जगह है ही, तो अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो ऐसी जगह को हम कहते हैं जैवमंडल या बायोस्फेयर। पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि बायोस्फेयर एक्चुअल में क्या होता है। तो ये जो बायोस्फेयर होता है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अपना जीवन बहुत अच्छे से, सुगमता से चला सकता है, क्योंकि उसको जीने के लिए या सरवाइव करने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। हवा अवेलेबल होती है यहाँ पर, भूमि अवेलेबल होती है यहाँ पर और जल अवेलेबल होता है। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, अपने जीवन के लिए, सरवाइव करने के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ये तो था ह्यूमन में नेचुरल एनवायरनमेंट के घटक, और ये है ह्यूमन मेड। देख लीजिए, देखिए कोई इमारत है, बिल्डिंग, कोई पार्क है, कोई पुल है, सड़क है, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित मानव निर्मित घटक हैं किसके, एनवायरनमेंट के। आई होप ये पिक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिथोस्फेयर यानी जैवमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, और बायोस्फेयर मैंने आपको बताया ये होता है। तो एनवायरनमेंट के चार घटक होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। ये सब चीज़ें मैंने आपको एक एक करके समझा दी हैं। और बायोस्फेयर जो है यानी ऐसी जगह, इस फोटो में आप अच्छे से देख भी सकते हैं, ये जलमंडल है, ये यहाँ पर जलमंडल है, ये वायुमंडल है और ये स्थलमंडल है। बट ऐसा कॉमन प्लेस, ऐसी कॉमन जगह जहाँ पर जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल, ऐसा कॉमन प्लेस जहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों आपस में मिलते हैं और
वहां पर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इन पर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे कॉमन प्लेस को या ऐसी कॉमन जगह को हम कहते हैं जैव मंडल। और ये जो जैव मंडल होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और उनके डेवलपमेंट या उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इकोसिस्टम। आप डिफरेंस समझिएगा। एनवायरनमेंट, देखिए तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका एनवायरनमेंट, एक होता है आपका इकोलॉजी, और एक होता है लास्ट में आपका आता है आपका इकोसिस्टम। ये एक्चुअली एच नहीं है यहाँ पे, ये ECO है, इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट अभी मैंने आपको बताया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक एबायोटिक थिंग्स, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ स्थित है बायोटिक एबायोटिक चीजों का जो आवरण होता है। तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर इंटरडिपेंडेंट होती है या उनके साथ इंटरेक्ट करती है लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के साथ में, तो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। इकोलॉजी एक्चुअली में क्या होता है, इट इज अ स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ ये जो प्लांट्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट आपका है इस एनवायरनमेंट की, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म एबायोटिक नॉन एबायोटिक सॉरी बायोटिक एबायोटिक या लिविंग नॉन लिविंग चीजों का जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है, इसकी जो स्टडी है उसी को हम कहते हैं इकोलॉजी, यानी पर्यावरण का अध्ययन। और ये पर्यावरण, ठीक है, इसमें ये एक्चुअली में बहुत ही साइंटिफिक स्टडी लगती है, साइंटिफिक स्टडी लगती है, इसलिए इसको कहते हैं हम इकोलॉजी। और जो इकोसिस्टम होता है यानी पर्यावरण तंत्र, यानी ये जो प्रोसेस होता है, यानी जो हम स्टडी कर रहे हैं इकोलॉजी के अंदर, हम जो स्टडी कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, उस एनवायरनमेंट में क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए एक पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, ये नीचे इसकी क्या है, जड़ें हैं, और ऊपर ये इसका तना है, और ये यहाँ पर उसका पत्तियां हैं ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर सन है, तो सन से निकलने वाली जो रेज हैं, आप सभी ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर, ये जो पेड़ है इसकी पत्तियों पर पड़ती है, और इसमें सूर्य की किरणें जब इसकी पत्तियों पर पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन के रूप में किस चीज को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और निकालते क्या है, ऑक्सीजन। तो सूर्य की यही कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सूर्य की किरणें जब इस पर यानी पेड़ पर पड़ती हैं, इसकी पत्तियों पर पड़ती हैं, तो इसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है। जो पेड़ की जो पत्ती होती है, पेड़ की जो पत्ती होती है उसके अंदर क्या, हरा जो रंग होता है पेड़ की पत्ती में या पेड़ में, हरा जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये जो क्लोरोफिल है इसकी मदद से पेड़ की पत्तियां क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, या हम अगर आसान शब्दों में कहें तो पेड़ के लिए क्या करती हैं, खाना तैयार करती हैं। ठीक है, तो एक प्रोसीजर तो ये हो गया। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये पेड़ है, कुछ चीजें ऐसी हैं ये एनवायरनमेंट से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे फॉस्फोरस हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, जिसको हम शॉर्ट में अगर कहें NPK। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये पेड़ एनवायरनमेंट से ग्रहण कर लेगा फोटोसिंथेसिस के रूप में अपने खाने के लिए, बट कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से, भूमि से ग्रहण करती है। ये जो पेड़ है, पेड़ की जड़ें मिट्टी से या भूमि से ग्रहण करती हैं किस चीज को, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इन चीजों को ग्रहण करती है। अच्छा, ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर है, सूर्य से निकलने वाली किरणें इस पेड़ की पत्ती पर पड़ेगी, उसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल होगा
उसकी मदद से पेड़ की पत्तियां अपना भोजन ग्रहण करेंगी CO2 की मदद से, और जो जड़ें हैं वो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से जो कमी है इस पेड़ के अंदर, जो और ज़्यादा जो कमी है न्यूट्रिएंट्स की, उनको जड़ों से कंप्लीट करेगी। तो ये जो प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं इस पेड़ का इकोसिस्टम। इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम में एक होता है ऊर्जा तंत्र या ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह तंत्र। ये ऊर्जा का प्रवाह तंत्र कैसे होता है? अभी आपने देखा कि सूरज है, सूरज से जो पेड़ की पत्तियां हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की मदद से, यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया को बोलते हैं, क्लोरोफिल की मदद से कैसे अपना भोजन तैयार करती हैं, और जड़ों से जो चीजें बच जाती हैं, रह जाती हैं पेड़ की ग्रोथ के लिए, उन चीजों को जड़ों से कैसे प्राप्त करती हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं इस पेड़ का इकोसिस्टम। एंड इसमें क्या होता है, एनर्जी डेवलप होती है। इसमें क्या होता है, एनर्जी डेवलप होती है कि पेड़ यहाँ से फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना भोजन तैयार करेगा, और जमीन से भी अपना भोजन लेगा, और कुछ दिनों के बाद ये पेड़ की जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती हैं। झड़ने के बाद में वापस वो क्या करती है, मिट्टी में मिल जाती हैं। मिट्टी में मिलने के बाद में फिर वहां पे बारिश, धूप, हवा, इन सब की मदद से वो गल सड़ जाती हैं। गलने सड़ने के बाद में दोबारा से वो न्यूट्रिएंट में चेंज हो जाती हैं, और दोबारा से फिर ये जो पेड़ की जड़ें हैं वो उनको ग्रहण करती हैं। तो ये क्या होता है, ये एक सर्किल चलता है, इकोसिस्टम का एक सर्किल चलता है। इसको कहते हैं ऊर्जा का प्रवाह। तो इस तरह से ये आपस में चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, देयर कुड बी इकोसिस्टम ऑफ रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक, रिवर एंड ओशन ऑल्सो। ठीक है, हर चीज का इकोसिस्टम अलग अलग हो सकता है। जैसे ये तो मैंने आपको एक पेड़ का इकोसिस्टम बताया, ठीक है, किसी बैक्टीरिया का इकोसिस्टम अलग हो सकता है। ठीक है, किसी रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका इकोसिस्टम अलग हो सकता है। ओशंस में अलग होता है इकोसिस्टम। ओशंस में कैसे होता है, देखिए, ओशंस में आपने देखा होगा कुछ कुछ छोटी छोटी मछलियां होती हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी मछलियां होती हैं और कुछ बड़ी मछलियां होती हैं। ठीक है, तो जो छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली खाती है। ये बड़ी मछली ह्यूमन के द्वारा पकड़ ली जाती है और ह्यूमन इसको खा लेता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, यानी छोटी मछली से बड़ी मछली, बड़ी मछली से ह्यूमंस में, और ह्यूमंस के बाद में कुछ ये एनवायरनमेंट में, इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। ठीक है, इकोसिस्टम का एक अच्छा उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ होते हैं क्या, एक पिरामिड आप देख लीजिए, ये पिरामिड में यहाँ पे आता है आपका प्रोड्यूसर, यानी उत्पादक, फिर आता है आपका कंज्यूमर, उपभोक्ता, और सबसे लास्ट में आपका आता है क्या, डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर वो होता है जो अपना खाना स्वयं बनाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उसके बाद में आता है कंज्यूमर। ठीक है, तो फिर आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खाकर या उन पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, फिर ये दो कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो कुछ होते हैं मांसाहारी, कुछ होते हैं शाकाहारी, और कुछ होते हैं सर्वाहारी। तो प्रोड्यूसर्स होता है सबसे पहले, उसके बाद जो कंज्यूमर होता है वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए, खाने के लिए। उसके बाद में जो डिकम्पोजर होते हैं ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। तो कोई चीज अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर,
और कंज्यूमर को कौन कंज्यूम कर रहा है आगे, कंपोजर्स, और डिकम्पोजर्स वापस इसको कहाँ भेज देते हैं, फर्स्ट लेवल पे आ जाता है फिर ये घूम के। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है पूरा एनर्जी का, ये पूरा सिस्टम एनर्जी का क्या करता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो आई होप ये इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो इकोसिस्टम पे अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो रेड कलर का राइट साइड में, रेड का वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर का एक आइकन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के साथ ही उसके राइट साइड में, आइकन के राइट साइड में बेल आइकन आएगा, यानी घंटी का बटन आएगा। तो उस घंटी के बटन को भी आप प्रेस करेंगे, तो उसका मतलब है कि अब जो भी वीडियो मैं आप डालूंगा यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इस सीरीज में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था क्लास 7 एनसीईआरटी का, और ऐसे ही हम लोग एक एक करके, इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं, और एक एक करके हम इन 9 चैप्टर्स को खत्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।